नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है पंच परमेश्वर। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों सांझे में खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था। जुम्मन अब कहीं बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप देता और अलगू कहीं जाता तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देता। उनमें न कोई खान पान का व्यवहार था, ना ही धर्म का, ना ही कोई नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पिता उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु की खूब सेवा की थी। बस तभी से उन दोनों की मित्रता हो गई जो आज तक चली आ रही है। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी। उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जमीन अपने नाम लिखवा ली। जब तक जमीन जुम्मन के कब्जे में न आई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया। खूब स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। हलवे पूरी की वर्षा करने लगा। पर जमीन पर कब्जा मिलते ही जब सब खातिरदारियां छूमंतर हो गई, जुम्मन की पत्नी रोटियों के साथ कड़वी बातों का सालन भी देने लगी। जुम्मन भी बिल्कुल निष्ठुर हो गया था। अब बेचारी मौसी को रोज ही कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। जुम्मन की पत्नी कहती, बुढ़िया न जाने कब मरेगी। 2-3 बिघे क्या दे दिए, मानो मोल ही ले लिया। दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक दिया, इतने में तो पूरा गांव मोल ले लिया होता। कुछ दिन तक मौसी यह सब सुनती रही और सहती रही। जब सहा नहीं गया तो मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा तो मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पकाकर खा लूंगी। जुम्मन ने कड़क कर जवाब दिया, रुपए कहाँ फैलते हैं। मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा तो चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो मुझे थोड़े ही पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। अब तो मौसी बिगड़ गई है, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन ऐसे हंसा मानो जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन में हंसता है। वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाने दो। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस बात पर जुम्मन को बिल्कुल भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो जुम्मन को अनुग्रह का ऋणी ना हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी मौसी आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना मुश्किल था। शायद ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने यूं ही उसे टाल दिया तो किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर की गालियां दी। किसी ने कहा, अब तुम्हारे पांव कब्र में लटके हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। चारों ओर घूम घाम के बेचारी बुढ़िया अलगू चौधरी के पास गई और बोली, बेटा तुम भी दम भरकर मेरी पंचायत में चले आना। अलगू चौधरी ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी, गांव के आदमी तो वहां आएंगे ही। बुढ़िया बोली, अपनी विपदा तो मैं सबको रोआई, अब आना या ना आना उन सब पर निर्भर है। अलगू बोला, यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों बेटा, अब इसका क्या जवाब दूं। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ कर नहीं रख सकता और बिगड़ने के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। अलगू चौधरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे कि क्या बिगड़ने के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। संध्या के समय पंचायत बैठ गई। जुम्मन पहले से ही वहां पर था और अलगू चौधरी भी कुछ दूरी पर वह बैठा था। वहां भारी भीड़ जमा थी। अधिकांश लोग सिर्फ दर्शक बनकर आए थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। पंच लोग बैठ गए थे तो बूढ़ी मौसी ने विनती की, पंचो आज 3 साल हो गए हैं, मैंने सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखी थी। इसने मुझे रोटी और कपड़ा देने का वादा किया था, परंतु अब ना तो मुझे पेट भर रोटी मिलती है और ना ही तन पर कपड़ा। मैं बेबस विधवा हूँ, आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर रखूंगी। उन्हीं में से एक रामधन बोला,
जुम्मन किसे पंच चुनते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को उनकी सभी सदस्यों में वही सब लोग दिख रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण से उसका मनमुटाव था। जुम्मन बोला, पंचों का हुक्म सर आंखों पर लूंगा, मौसी जिसे चाहो उसे पंच चुन लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मौसी जुम्मन की परेशानी समझ गई। वह बोली, बेटा पंच ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास हो या ना हो, पर अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन तो आनंद से फूल गया, परंतु अपने भावों को छिपाता हुआ बोला, अलगू तो सही है, मेरे लिए तो सब एक से ही हैं, परंतु अलगू चौधरी इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वह कन्नी काटते हुए बोला, मौसी तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान थोड़ी ही ना बेच देगा। पंचों के दिल में ईश्वर बसता है, पंचों के मुंह से निकली हुई बात ईश्वर के मुंह से निकली हुई बात होती है। पंचायत की कार्रवाई शुरू हो गई। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही हमारी नज़र में बराबर हो, तुमको जो कहना है वह कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि बाजी अब इसके हाथ में है। उसने कहा, पंचो 3 साल हुए हैं मैंने मौसी की जमीन ली, उसे रोटी कपड़ा देता रहा और सेवा भी की, मगर जब औरतों के बीच में जरा अनबन हो रही है तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। अब मौसी मुझसे महीने का खर्चा मांगती है, जबकि पहले महीने खर्च का कोई जिक्र नहीं था, वरना मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। मौसी की जमीन जितनी है उसमें मुनाफा नहीं होता, बस मुझे यही कहना है। अलगू चौधरी तो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से प्रश्न पूछना शुरू किया। एक एक करके प्रश्न जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ते रहे। बाकी के पंच अलगू चौधरी के इस व्यवहार पर मुग्ध हो गए। जुम्मन चकित था कि अलगू को यह क्या हो गया, यह क्यों मेरी जड़ें खोदने पर तुला है, अचानक ही उसे क्या हो गया, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी। जुम्मन अभी उसी उधेड़-बुन में था कि अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। पंचों को लगता है कि मौसी को महीने का खर्चा देना नीति संगत है। हमारा विचार है कि मौसी की जायदाद में इतना मुनाफा जरूर होता है कि उसे महीने का खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो जमीन के सौदे को रद्द समझा जाए। यह सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया और अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करने लगा। गले पर छुरी फेरने जैसी हालत हो गई। इसे ही समय का हेरफेर कहते हैं। जिस पर भरोसा था उसने समय आने पर धोखा दे दिया। यही कलयुगी दोस्ती है। अन्य पंच अलगू चौधरी के इस निर्णय की दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे। वह कहते, इसी का नाम पंचायत है। दूसरा अपनी जगह पर और न्याय अपनी जगह पर। इस फैसले में अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। इतना पुरानी मित्रता का वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। अब उनमें सिर्फ शिष्टाचार और व्यवहार ही रह गया। जुम्मन के मन में मित्र यह व्यवहार आंठों पर खटकता रहता कि उसे इस घड़ी की चिंता रहती कि कब और किस तरह उसे बदला निकाला जाए। लेकिन बदला तो क्या निकालता, जुम्मन को हर वक्त यही लगा रहता कि इससे बदला लेने का अवसर मिलेगा। जुम्मन को बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक जोड़ी मोल लेकर आया। बड़े ही सुंदर और बड़े सींगों वाले बैल थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही जोड़ी में से एक बैल मर गया। इस पर जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। जबकि अलगू चौधरी को संदेह था कि जुम्मन ने बैल को विष दिलवा दिया है। अब चौधरी की पत्नी और जुम्मन की पत्नी में इस बात का लेकर खूब झगड़ा होने लगा। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की और दोनों में अपनी अपनी पत्नियों को डांटकर घर वापस भेज दिया। अलगू चौधरी ने सोचा, अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर ना मिला, पर यह फैसला लिया कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू था। एक बैल वाली इक्का गाड़ी हाँकता था। गांव से गुड़ और घी लाद कर मंडी ले जाता था। मंडी से तेल नमक भरकर ले आता था।
गांव में लाकर बेच देता था। तो समझू साहू को अलगू का बैल बहुत ही भा गया। उसने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 चक्कर लगा लिया करेगा। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर अपने द्वार पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा भी कर दिया। चौधरी को भी गर्ज थी तो उसने घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे रगड़ने लगा। वह दिन में 3-3 बार 4-4 खेपे करने लगा और ना बैल के चारे की फिक्र करता और ना उसको पानी की। बस अपनी खेपों में से ही उसको मतलब रहता। मंडी ले जाते तो वहाँ कुछ सूखा भूसा उसके आगे डाल देता। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया कि फिर से जोत दिया। वह बैल सोचता था अलगू चौधरी के घर पर थे तो चैन से बंसी बजती थी। कभी कभार जोते जाते थे, साफ पानी भूसे के साथ खली भी मिलती थी। शाम सवेरे एक आदमी नहलाता था, पोंछता था, सहलाता था। अब वह सुख चैन कहाँ। कुछ ही दिनों में बैल की हड्डियां निकल गई। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ उस पर लाद दिया। दिन भर थके हुए जानवर को साहू जी के कोड़े के फटकारने लगे। फिर क्या था, बैल चल पड़ा। साहू जी को पहुंचते ही जल्दी, इसीलिए निर्दयता से कोड़े फटकारने लगा। परंतु इस बार बैल की शक्ति जवाब दे गई। वह धरती पर गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर से उठ ना पाया। साहू जी ने उसे बहुत पीटा, टांगे खींची, पर कहीं मुर्दा भी उठते हैं भला। साहू जी खूब चिल्लाए पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आसपास कोई गांव भी नहीं था। तो तुझे लगे बैल को कोसने, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे। बीच रास्ते में छोड़कर जा भी नहीं सकते। कमर में 250 रुपए बंधे हैं और गाड़ी में माल लदा हुआ है। सो उन्होंने रात वहीं पर बिताने का निर्णय किया। वह गाड़ी पर ही सो गया। सुबह उसकी नींद टूटी तो देखो रुपयों की थैली गायब थी और तेल के लिए कई कनस्तर भी गायब थे। वह सिर पीटने लगा और पछाड़ खाकर गिरने लगा। साहू जी रोते बिलखते हुए घर पहुंचे, अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी पहले तो बहुत रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। अलगू ने उसे कहा कि जन्म भर की कमाई ले गया। इस घटना को कई महीने बीत चुके हैं। अलगू जब भी अपने बैल का दाम मांगने जाता तो साहू उसकी पत्नी दोनों उसको कुत्ते की तरह झल्लाकर उस पर टूट पड़ते। कहते यहाँ तो सारी कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया। उन्हें अपने दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दे दिया, उस पर भी दाम मांगने चले आते हो। हमारी आंखों में धूल झोंक दी और सत्यानाशी बैल हमारे गले में बांध दिया। हम दाम क्यों दें? बेवकूफ समझा है क्या? ज्यादा तो हो तो हमारा बैल खोलकर ले जाओ। महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी ना थी। गांव में से एक मौके पर ही इकट्ठा हो जाते और साहू जी की हाँ में हाँ मिलाने लगते। परंतु चौधरी जी 150 रुपए हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। एक दिन वह भी गर्म हो गए। बात हाथापाई तक पहुंच गई। शोरगुल सुनकर गांव के किसी भले मानस ने परामर्श दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय होगा उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए। अलगू चौधरी ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारी हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। तीसरे दिन उसी जगह पर पंचायत हुई। रामधन ने कहा कि अब इस पंचायत में हर कोई अपना पंच पहले से चुन ले, नहीं तो फिर जो भी फैसला होगा उसको मान्य करना होगा। तो पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए था। बोलो चौधरी, किसको पंच चुनते हो? अलगू चौधरी ने भी दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू कड़क पर बोला, मेरी ओर से जुम्मन पंच होगा। जुम्मन का नाम सुनते चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो अचानक किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। रामधन ने अलगू चौधरी से पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज है? अलगू चौधरी ने बड़े ही निराश भरे स्वर में कहा, नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सरपंच के उच्च स्थानों को ग्रहण करते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वह देववाणी ही के समान होगा और देववाणी में मेरे मन का मैल
नहीं होना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस बात पर सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वे इस कारण से रियायत करना चाहते थे कि बैल मर जाने की वजह से समझू साहू की हानि हुई है। इसके अलावा दो पंच समझू साहू को भी दंड देना चाहते थे। उसी के अत्याचार से बैल की मौत हुई है। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा, चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार कर लिया है। समझू साहू को बैल की उचित कीमत चुकानी होगी। जिस वक्त बैल उन्हें दिया गया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करता। बैल की मृत्यु सिर्फ इस कारण हुई है कि उससे बड़ा ही कठिन परिश्रम लिया गया। उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया। रामधन ने कहा, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसीलिए दंड देना चाहिए। जुम्मन बोला, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। साहू जी ने कहा कि हमारे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। तो जुम्मन बोला, यह अलगू चौधरी की इच्छा है पर निर्भर है। अगर यह रियायत कर दे तो उसकी भली मनसाहत है। अलगू चौधरी फूले न समाये। वह उठ खड़े हुए और जोर से पंच परमेश्वर की जय बोलने लगे। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिनिधि पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय करने लगे। वह बोले, यह मनुष्य का काम नहीं है, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यही उनकी महिमा है। पंचों के सामने खोटे का कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन बैठा था, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। न्याय के सिवाय उसे और जो कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान में ईश्वर वास करते हैं। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। दोनों पुराने मित्र फिर से एकजुट हो गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो आप हमें इस कहानी की पसंदीदा को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।